हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज से हम जो कवर करेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी का यानी कि पीईटी 2025 इसका जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल किया गया है। यहाँ तक कि अगस्त या सितंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। तो हम हर टॉपिक को लुसेंट जो है वो लुसेंट से कवर करेंगे। तो आज जो हम कवर करेंगे, अब जो पहली सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं उसमें इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे 5 नंबर के, ठीक है? वैसे मैंने इसका सोर्स पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि एक परमार एसएससी नाम से चैनल है यूट्यूब पर, उनका एक हिस्ट्री वन शॉट की वीडियो है 6 घंटे की। उसमें उन्होंने जो पूरी कंप्लीट हिस्ट्री को कवर किया है। लेकिन क्या है कि उस वीडियो से केवल काम नहीं चलेगा, हम क्या है कि जो लुसेंट है, ये जो लुसेंट है, इस लुसेंट को भी हम कवर करेंगे। तो मैं ये जो सीरीज़ चला रहा हूँ, इसमें हर टॉपिक को लुसेंट से जो है वो कवर करेंगे, ताकि हमें देखने के साथ-साथ, वीडियो के देखने के साथ-साथ जो भी हमने देखा है उसको हम अच्छे से कवर कर सकें, मतलब पढ़ सकें। तो चलो शुरू करते हैं हम इंडियन हिस्ट्री को। इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखो इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, तो ये तो एक बेसिक है। तो हम इसमें जो मैंने पहले जो तैयारी की थी उस समय पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हाईलाइट कर लिया था, तो वही जो है हम उन सबको कवर करेंगे। तो हम जो शुरू करते हैं वो करते हैं इसकी यहाँ से क्रोनोलॉजी से, क्योंकि क्रोनोलॉजी जो हमें बताती है कि जो एंशिएंट है, मेडिवल है और मॉडर्न की जो हिस्ट्री है, उसको किस डेट से है वो अलग करती है। तो इसमें जो चार्ट दिया गया है, देखो एक यहाँ पर है, ये बताता है कि एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत जो हुई थी वो 600 शुरुआत से, और 647 ईडी का 647 ईडी का जो पीरियड है वो बेसिकली एंशिएंट इंडिया कहा जाता है। अब शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत होती है लिथिक स्टेज से, यानी कि स्टोन एज जो थी, और कहाँ तक, हर्षा का जो पीरियड है, यानी हर्षा की जो डेथ हो जाती है वहां तक का पीरियड है। तो इस पीरियड को एंशिएंट इंडिया में रखा गया है। मेडिवल किसे कहते हैं हम? तो 647 से लेकर 1757, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था उस वहां तक, उतने समय के लिए कहा जाता है मेडिवल कहा जाता है। और मॉडर्न का मतलब ये है कि 1757 यानी कि बैटल ऑफ प्लासी से लेकर आज तक जो है वो हमारा एक मॉडर्न चल रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो नीचे बताया गया है कि एंशिएंट इंडिया की जो शुरुआत की गई थी वो कहाँ से होती है? द बिगनिंग ऑफ 647 ईडी तक एंशिएंट इंडिया है। और फिर एशिएट जो इंडिया है इसको फर्दर इनको क्लासिफाइड किया है इन्होंने, कि बताया जो अलग अलग पीरियड रहे थे। जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा है? वो है देखो 30 लाख बीसी से लेके 600 बीसी तक का जो पीरियड है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड है। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड से मतलब क्या है? कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब है कि जहां पर कोई भी साक्ष्य, जो रिटन एविडेंस है वो नहीं है। अब रिटन एविडेंस नहीं है तो हमें कैसे अंदाजा लगाए भी ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है? तो बेसिकली क्या है कि उस समय के जो भी टूल्स थे, जो भी उस समय टूल्स का यूज किया था, उनके आधार पर जो है इस पीरियड को डिफाइन किया गया है। उसके बाद आता है इन द सिविलाइजेशन। इन द सिविलाइजेशन यानी कि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का जो पीरियड है वो इन द सिविलाइजेशन है। इसमें की देखा था हमने, देखी के भी, और वैसे भी अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, तो उसके बारे में बताता है। उसके बाद आता है वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर जो है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो पीरियड है वो है वैदिक कल्चर का पीरियड है। नेक्स्ट महाजनपद पीरियड। महाजनपद, इसमें 16 महाजनपद जो हैं उसके बारे में बताता है। वो 600 बीसी से 322 बीसी तक का जो पीरियड है वो महाजनपद पीरियड कहा जाता है। मॉडर्न पीरियड जो है वो 322 से लेकर 185 बीसी तक का पीरियड है, वो मॉडर्न पीरियड की कैटेगरी में इसको रखा गया है। उसके बाद हम बात करें तो गुप्ता पीरियड, नहीं पोस्ट मॉडर्न और प्री गुप्ता पीरियड जो है वो 185 से लेकर 319 एडी का जो पीरियड है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आता है। गुप्ता पीरियड 319 से 550 एडी का, और उसके बाद का पीरियड यानी गुप्ता के बाद का, और वर्धन डायनेस्टी थी, हर्षवर्धन की जो डायनेस्टी थी, उसको पीरियड है 550 से 647 एडी तक। तो इससे एक चीज जो क्लियर होती है कि हमारी जो एंशिएंट इंडिया जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी आपको पता होना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री जो और कुछ नहीं है, हिस्ट्री का मेन चीज है उसकी क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में क्या है कि डेट, ईयर जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वही चीज हमें बताती है कि कब कौन सी इवेंट जो है वो घटित हुई थी। तो इसमें ये एंशिएंट इंडिया का पार्ट आपको होना, याद होना जरूरी है। नेक्स्ट, इसीलिए मैंने इसको आपको बताया इसमें। वहीं अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है मेडिवल पीरियड। मेडिवल में 3 भागों में फिर से बांटा गया है। एक तो अर्ली मेडिवल पीरियड है, वो कितना है 647 से लेकर 1206, यानी कि जहां एंशियंट खत्म होती है वहीं से मेडिवल पीरियड चालू होता है। सल्तनत पीरियड कौन सा है? 1206 से लेकर 1526 है, जो कि दिल्ली सल्तनत की बात करता है। मुगल पीरियड 1526 से लेकर 1707, और 1707 के बाद जो है कहीं ना कहीं जो ट्रांसफॉर्म हो जाती है पूरी पावर ब्रिटिशर्स के लिए। तो वहां से शुरुआत होती है मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री की।
अब इसमें बताया गया है कि स्टेज ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म की मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, उसकी भी कुछ स्टेज थी। यानी कि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए थे, तो एकदम तो उनका पूरा मोटिव ये तो था नहीं कि भई हमें जाना है और एकदम से उसको कंट्रोल करना है। तो उन्होंने क्या है कि धीरे-धीरे जो है इंडिया की जैसी स्थिति देखी, उसी हिसाब से उन्होंने अपने आप को चेंज किया और फिर बाद में पूरी जो पावर है उसको कंट्रोल कर लिया अपने पास में। तो पहली फेज़ जो है उसे कहा जाता है मर्केंटाइल फेज़, जो कि 1757 यानी बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1813 तक का है। यहाँ पर क्या है कि मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्ट एप्रोप्रिएट ऑफ द रेवेन्यू। तो इस पीरियड में उन्होंने क्या है कि जो व्यापार है, उस पर पूरी तरीके से मोनोपोली कर ली थी और जो कैसे रेवेन्यू है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किया है। उनका मेन उद्देश्य यही था। दूसरा फेज में इंडस्ट्रियल फेज है, यानी कि यहाँ औद्योगिक क्रांति है। तो 1813 से लेकर 1858 पीरियड ऑफ लेजर फेयर। लेजर फेयर का मतलब है फ्री ट्रेड, यानी कि एक तरफ से हम देखें कि कोई भी जैसे आजकल हम जो ट्रेड होते हैं एक देश के बीच में दूसरे देशों के, तो उन पर जो टैरिफ्स वगैरह लगते हैं, तो किस उद्देश्य से लगाए जाते हैं, तो उनका उद्देश्य यही है कि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं उनके कंपैरिजन में कहीं उनका जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो कम ना हो जाए। तो इसीलिए उन पर को टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्रियल फेज में क्या है कि जो ब्रिटिशर्स अपने यहाँ पर तैयार कर रहे थे प्रोडक्ट को, वो इंडिया में लाकर बेच रहे थे और यहाँ पर भी क्या है उन पर कोई टैक्स नहीं था। तीसरा फाइनेंशियल फेज, यानी फाइनेंस 1860 से लेकर 1947 का, जिसमें कि फाइनेंस इंपीरियलिज्म की बात की, यानी पीरियड ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। यानी कि ये वो फेज है जहां पहले तो ब्रिटिशर्स ने खूब रेवेन्यू कलेक्ट किया हमारे यहाँ से, उसके बाद उन्हें दिखा कि हाँ अब स्थिति बदलती जा रही है, तो उन्होंने क्या कि हमारे यहाँ जो हमारा इंडिया का ही पैसा था उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जो राज्य थे उनकी अगर बात करें तो उनकी तरफ भी जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, तो इन पॉलिसीज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रिंग फेंस पॉलिसी है। अब रिंग फेंस पॉलिसी है 1757 से लेकर 1813 तक चली थी। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन से जो गवर्नर था उसने लेकर आया था ये रिंग फेंस पॉलिसी, और रिंग फेंस पॉलिसी का क्या उद्देश्य था। अभी तो केवल हम जो ओवरव्यू है वो ले रहे हैं कि आखिरकार है तो है क्या। ठीक है। सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी 1813 से लेकर 58 तक चली थी। सब ऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी 1858 से 1935 तक, और इक्वल फेडरेशन पॉलिसी 1935 से लेकर 1947 तक। यानी कि ये कुछ ब्रिटिश की पॉलिसीज थी जो भारतीय राज्यों की तरफ भारतीय राज्यों को लाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल मूवमेंट, जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारे यहाँ चले थे। तो कांग्रेस के जो आंदोलन चले थे, तो पहले फेज में कांग्रेस 1885 में जैसे बनी थी वो, तो 1885 से 1905 तक का जो समय है इसको कहा जाता है मॉडरेट फेज। अच्छा, मॉडरेट इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय पर ये कांग्रेस देखो नई नई तो बनी थी। दूसरी बात क्या है कि उनकी जब कोई वो डिमांड्स उन्हें दिखे कोई डिमांड वगैरह करनी है, तो पहले क्या है कि वो पिटीशन दे देते, ठीक है? उसके बाद कहीं अगर कोई बात नहीं मानी जाए तब वो प्रोटेस्ट करते थे। तो इस तरीके से था, मतलब धीरे-धीरे काम करते थे स्लो मोशन में। इसीलिए इसको मॉडरेट फेज कहा गया है कांग्रेस का। सेकंड जो फेज है कांग्रेस का 1905 से शुरू होता है और 1917 तक चलता है, यानी कि 12 साल करीब ये चला था। इसको एक्सट्रीमिस्ट फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ जब लोगों जो भारत जनता थी, जब कांग्रेस की पॉलिसी से या कांग्रेस का जो मॉडरेट फेज था उससे जब संतुष्ट नहीं थे, तो उनमें से कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनरीज या कुछ कांग्रेसी निकले जो कि इस बात पर थे कि जो ब्रिटिशर्स से केवल जो हमारी अब तक की पॉलिसी थी कि उनसे हम पहले विनती करते थे कि उसको छोड़कर हम सीधा उनके क्या है उनके खिलाफ जो है बगावत करेंगे। तो इसीलिए इसे एक्सट्रीमिस्ट फेज कहा जाने लगा। और फिर पता है देखो 1917 से गांधी जी की एंट्री हो गई थी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो बिहार आए थे चंपारण सत्याग्रह, तो 1947 से यानी जब तक आज़ाद हुई तब तक इसको गांधी एरा कहा जाता है। तो ये जो है कांग्रेस के कुछ फेज को डिफाइन किया गया है। अब इतना जो मैंने बताया है ये लगभग 10 मिनट की वीडियो में आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि आखिरकार हिस्ट्री को किस फेस में बांटा गया और कैसे-कैसे हमें पढ़ना है। क्योंकि देखो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या रहती है कि डेट्स और जो क्रोनोलॉजी है वो समझ में नहीं आती है, और खासकर एंशिएंट में तो कोई से क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही कम होता है जो कोई जो हैंडल उसे कर पाए। ठीक है? अब मैं इसमें जो भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है इसको हर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाना है, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो पहली बात तो ये है कि हमारे सोर्स क्या है, कि हमें कैसे पता लगती है कि ये हमें चीज़ एंशिएंट के बारे में बता रहा है, हमारे अतीत के बारे में बात कर रहा है। तो हमारे यहाँ पर क्या है देखो 2 चीज़ें हैं, या तो कोई चीज़ पहले की लिखी हुई हो, उससे पता कर सकते हैं, या जो उस समय में टूल्स वगैरह जो यूज़ किए जाते थे, उसके माध्यम से पता कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि हमारे यहाँ पर जैसे हिंदू टेक्स्ट हैं, हिंदू टेक्स्ट में आते हैं श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट। अब श्रुति का मतलब क्या है? श्रुति का मतलब है
ऐसे टेक्स्ट या ऐसे लेख जिनको केवल सुना गया था। यानी कि सुनने से मतलब क्या है कि पहले के लोगों ने कोई ज़्यादा लिखना या पढ़े-लिखे तो थे नहीं, तो वहाँ की जो बातें थी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बताई, फिर उस जनरेशन ने अपनी आने वाली जनरेशन को बताई उनकी बातें। तो ऐसी जो चीज़ें थी उसी को रखा गया है श्रुति टेक्स्ट में। तो जैसे वेद हैं, ब्राह्मण्स हैं, आरण्यकाश और उपनिषद हैं, इनको सब श्रुति इसमें रखा गया है। जबकि स्मृति इसमें कौन-सा आता है? वेदांग है, सूत्र हैं, स्मृतिस हैं, एपिक्स हैं। एपिक्स मतलब जैसे रामायण, महाभारत है और पुराण है। इसको स्मृति इसलिए ये क्योंकि लिखी गई थी और जो ऋषियों थे, ऋषियों के द्वारा लिखी गई थी, इसीलिए इसे स्मृति टेक्स्ट कहा जाता है और जो सुनकर जो एक पीढ़ी इधर पीढ़ी दूसरी को ट्रांसफर की गई थी, उनको श्रुति टेक्स्ट कहा जाता है, ठीक है? अब जो हम बात करते हैं वेदास की, तो वेदास कितने होते हैं? 4 वेदास हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद का पीरियड बताया गया कि ऋग्वेद जो लिखा गया था, वो लगभग 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के समय के आसपास इसको लिखा गया था और ये जो है वो सप्तसैंधव का मतलब है कि रीजन 7 जो नदियों का एक जो क्षेत्र है, उसके बारे में बताता है। जबकि यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है, वो 1100 बीसी से लेकर 600 बीसी के समय लिखा गया था और जो कुरु पांचाल यानी कि जो इंद्रप्रस्थ वाला जो रीजन है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब वेदास की बात आखिरकार जो बताते हैं तो किसके बारे में बताते हैं? तो वेदास क्या है कि उस समय के प्राचीन भारत के समय पे जो आर्यास थे, आर्यास का कैसा जीवन था, वहाँ की कैसी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ थी उस समय की, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो वेद हमें बताते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करें ये देखा है शतपथ ब्राह्मण थ्रो लाइट ऑन दी गंधार, शाल्य, केकई एटसेट्रा ऑन ये आता है कि जो शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है? आपको याद रखना है क्योंकि एंशिएंट में यही चीज़ पूछी जाती है कि कौन-सा जो ब्राह्मण है या ब्राह्मण जो बताता है कुरुपांचाल के क्षेत्र के बारे में बताता है या कौशला के बारे में बताता है। तो शतपथ जो ब्राह्मण है यानी आपको हाइलाइट करना है या मार्क कर लेना है, शतपथ ब्राह्मण जो है, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है इंडिया का, उसके बारे में और जो कुरु पांचाल जो है कौशला है, विंध्या है, ईस्टर्न रीजन है इंडिया की, इसके बारे में जो है ये बताता है। नेक्स्ट है द कंपोजिशन टाइम ऑफ द उपनिषद। उपनिषद कब लिखे गए थे? 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी के समय पर ये उपनिषद से लिखे गए थे। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो वेदांग होते हैं, वेदांग किसके बारे में बताते हैं? तो वेदांग जो है वो इंडिया की हिस्ट्री, भारत का कैसा इतिहास रहा था, कैसा संस्कृति है इसकी, कैसा कल्चर है, ठीक है, सिविलाइजेशन क्या थी, उसके बारे में बताता है और लगभग 600 बीसी के करीब में जो है वो वेदांग वगैरह लिखे गए थे। स्मृतिस भी 600 बीसी से 600 एडी के बीच में लिखी गई थी। ये भी बताती स्मृतिस में भी कि जो प्राचीन भारत में राजा वगैरह हुआ करते थे, तो उनका कैसा एक राज्य हुआ करता था, राजा की क्या ड्यूटीज़ होती थी और उसके समय पे कैसी लाइफ थी, उसके बारे में ये बताती हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो रामायण है, रामायण की किसने लिखी है? वाल्मीकि ने और ये बताती है कि उस समय की जो राजनीतिक और एक धार्मिक जो कंडीशन स्थिति क्या थी भारत की, ठीक है? और बताती है कि जो जनपद हैं, जो 16 महाजनपद हैं, उनका भी ओरिजिन हुआ है, वो कैसे हुआ है, ये सब रामायण में बताया गया है, जो कि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, ठीक है? महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? तो महाभारत जो है वो वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। महाभारत किसके बारे में बताती है कि जो कुरु और पांडव का जो युद्ध हुआ था, इनका जो बैटल हुआ था और ये बैटल कब हुआ था? 950 बीसी में, ठीक है? तो उसके बारे में महाभारत में बताया गया है। अच्छा एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है, महाभारत में एक दावा किया जाता है, महाभारत एक क्लेम करती है कि यन भारत तन भारत। इसका मतलब क्या है कि जो-जो महाभारत में लिखा हुआ है, वही चीज़ प्रेज़ेंट थी उस समय पर। यानी कि अगर कोई भी चीज़ महाभारत में नहीं लिखी गई है, तो वो उस समय पर नहीं थी। ये इतना एक सटीक जो बात है वो महाभारत में लिखी गई है, ठीक है? नेक्स्ट इसमें कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। अब आते हैं हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट मतलब जो बुद्धिस्ट के द्वारा लिखे गए थे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो 2 भाषा में लिखे गए हैं, 2 लैंग्वेज हैं, एक तो पाली टेक्स्ट और एक अनुपाली, ये 2 भाषा में ये लिखे गए हैं, ठीक है? कौन-कौन से हैं भई? पाली भाषा में जो लिखे गए हैं वो पिताका है यानी कि जो 3 पिताका हैं, कौन-सी? विनय पिताका, सूत पिताका और अभिधम पिताका, तीनों ही पाली भाषा में लिखी गई हैं। दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हाओ ये भी क्या है कि एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है बुद्धिस्ट के और सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब जो त्रिपिटका है, त्रिपिटका पिताका जो है, उसमें सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, वो कौन-सी है? विनय पिताका। और वैसे हम चारों की बात करें तो विनय पिताका, सूत पिताका और अभिधम पिताका तीनों ही हैं। विनय पिताका और सूत पिताका जो है वो बुद्धिस्ट की पहली काउंसिल जो हुई थी, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? 483 बीसी में और कहाँ हुई थी? राजगीर बिहार में।
तो इम्पोर्टेंट करना है, आपको हाइलाइट करना है कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब कब हुई थी? 483 बीसी में और राजगीर बिहार में। जबकि अभिधम्म पिताका जो है वो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 250 बीसी में पाटलिपुत्र बिहार में, ठीक है? ये वहाँ लिखी गई थी। तो आपको याद रखना है कि पहली विनय पिताका और सूत्र पिताका दोनों ही जो है बुद्धिस्ट की पहली काउंसिल राजगीर में हुई थी 483 बीसी में, ये वहाँ लिखी गई थी। और जो अभिधम्म पिताका है वो बुद्धिस्ट की तीसरी काउंसिल जो हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में 250 बीसी में, ये वहाँ लिखी गई थी, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये जो पिताकास हैं वो किसके बारे में बात करती हैं? तो ये बताती हैं कि इन तीनों का ही अपना अलग-अलग सोर्स है। जैसे विनय पिताका बताती है कंटेन डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर लीडिंग अ मोनास्टिक लाइफ, यानी कि कैसे एक साधु जीवन जीना है। यानी कि साधु जो संतों का जीवन जो है उसमें भी कुछ नियम कानून होते हैं, ठीक है? तो उन सभी के बारे में विनय पिताका में बताया गया है। जबकि सूत्र पिताका जो है वो तीनों पिताका में सबसे बड़ी पिताका है, ठीक है? और इसी का एक पार्ट है जो है अम्बता सूत्र, यानी दिघनिकाय ऑफ सूत्र पिताका। सूत्र पिताका का ही एक पार्ट है दिघनिकाय और उसका है अम्बथा सूत्र। ये बताता है कि क्षत्रियों के बारे में, यानी कि क्षत्रियों की जो ब्लड प्योरिटी है, यानी कि जो एक खून की बात करते हैं ना, कि जो लड़ने की बात करते हैं, तो उनके बारे में बताया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि किस पिताका में क्षत्रिय के बारे में बात की गई है? तो वो हो जाएगा दिघनिकाय सूत्र पिताका का। नेक्स्ट आता है जैसे अंगुत्तरा निकाय जो है सूत्र पिताका का कंटेन द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद, यानी कि जो अभी हमने बात करी थी कि 16 महाजनपद के बारे में रामायण में भी बताया गया, ठीक है? महाभारत में भी बताया गया है उस समय की। और अब जो है जो तुम्हारे की अंगुत्तरा निकाय जो है सूत्र पिताका अंगुत्तरा निकाय, उसमें भी 16 महाजनपद की बात की गई है। तो ये जो हाइलाइट्स हैं जो मैंने येलो कर रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आपको इनको रटना है। तीसरा जो है अभिधम्म पिताका, ये किसके बारे में बताता है? तो ये भी बताता है कि बुद्धा के जो स्कॉलस्ट है ना, उनकी सिद्धांतों के बारे में, डॉक्ट्रिन के बारे में ये बात करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दीपवंश और महावंश, ये दो हैं, दीपवंश और महावंश। ये कहाँ पर लिखी गई थी? तो ये श्रीलंका में लिखी गई थी। अब ये किसके बारे में बात करती हैं? तो ये जो श्रीलंका का जो इतिहास है उसके बारे में बात करती हैं। तो आपको केवल यहाँ पर यही याद करना है कि दीपवंश और महावंश जो है वो कहाँ लिखी गई हैं और किसके बारे में बात करती हैं, ठीक है? नेक्स्ट है मिलिंद पनाहो। मिलिंद पनाहो, देखो इस वर्ड का मतलब है क्वेश्चन ऑफ द मिलिंद, यानी कि मिलिंद जो था या इसका नाम क्या, दूसरा नाम है इसका मिनांडर। मिनांडर जो है वो ग्रीक का एक शासक था, ठीक है? तो उसका और हमारे यहाँ के जो बुद्धिस्ट एक मॉन्क थे जिनका नाम था नागसेन या नागार्जुना, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ है, ठीक है, उसी को मिलिंद पनाहो में लिखा गया है। तो मिलिंद पनाह किसके बारे में बात करती है? तो जो मिनांडर था और नागार्जुना के बीच में जो भी क्वेश्चंस हुए हैं उसके बारे में ये बात करती है, ठीक है? अनुपाली, अब हमने तो ये तो देखे सभी पाली भाषा में। अब जो अनुपाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं वो कौन-कौन से हैं? जैसे दिव्यवदन, आर्य मंजूश्री, सही है? ललित विस्तार। तो ये तीनों ही क्या है? अनुपाली भाषा में लिखे गए हैं। अब है दिव्यवदन जो है वो किसके बारे में बताता है? तो जो मौर्यन के राजा थे और शुंगा किंग जो थे, पुष्यमित्र शुंगा, और जो गौतम बुद्ध की जो लाइफ है इसके बारे में बात करता है दिव्यवदन। जबकि आर्य मंजूश्री जो है वो किसके बारे में बात करता है? हर्षवर्धन के बारे में बात करता है, ठीक है? और ललित विस्तार किसके बारे में बात करता है? एक्ट ऑफ गौतम बुद्ध अलोंग विद द रिलीजन सोशल कंडीशन ऑफ दैट, यानी कि गौतम बुद्ध के समय पर जो जैसी स्थिति थी भारत की, उसकी भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में बात करता है ललित विस्तार। तीनों ही देखे थे, दिव्यवदन, आर्य मंजूश्री और ललित विस्तार, तीनों ही किस भाषा में? अनुपाली भाषा में लिखे गए हैं। ना हम बात करते हैं कुछ जैन्स के टेक्स्ट हैं, यानी कि जैन के द्वारा भी जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं उनके बारे में। जैसे जैन के जो टेक्स्ट थे वो कब लिखे गए थे? तो ये लिखे गए हैं 6th सेंचुरी में। तो ये लिखे गए 6th सेंचुरी एडी में इन सेकंड जैन महासभा हेल्ड एट दी वल्लभी गुजरात, यानी कि जो जैन्स की जो दूसरी महासभा हुई थी। अब आपको कमेंट में या सर्च करके बताना है कि पहली जो महासभा हुई थी जैन्स की वो कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो ये दूसरी जो हुई थी वल्लभी गुजरात में हुई थी, तब जैन के टेक्स्ट है वो इसी महासभा में लिखे गए थे। इनके हिसाब से जैन के जो है 12 अंगास होते हैं और 12 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि
अचरंगा सूत्र है, ये किसके बारे में बताता है कि जैन के जो साधु होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था बुद्धिस्ट के मॉन्क्स होते हैं उनके बारे में बताता है, ऐसे ही जैन के जो मॉन्क्स होते हैं उनके एक अपने अलग से रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उनके बारे में कौन बताता है? तो अचरंगा सूत्र है वो जैन मॉन्क्स के बारे में बात करता है। जब ये भगवती सूत्र जो है वो बताता है कि जो महावीर थे, महावीर का जीवन कैसा था, ठीक है? उनके बारे में बात करता है और 16 महाजनपद हैं उसके बारे में बात करता है, ठीक है? नेक्स्ट है विभागु शिवम सूत्र कंटेन द डिस्कशन ऑफ द कर्मफल यानी कि फ्रूट ऑफ एक्शन, जैसा हम करते हैं वो वैसा ही हम भोगते हैं, ठीक है? उसके बारे में ये जो है सूत्र बताता है। नेक्स्ट है परिस्थ परवान से ये पर्व ये रिटन बाय द जैन आचार्य हेमचंद्र हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस अमंग द टेक्स्ट जैन टेक्स्ट। हाँ, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, तो यही है कि कौटिल्य की जो बुक है क्या नाम है उसका अर्थशास्त्र। अच्छा एक बात और है, कौटिल्य की जो बुक थी अर्थशास्त्र ये इतनी पावरफुल बुक मानी जाती है कि उस समय के जो वर्ल्ड के पावरफुल राइटर्स थे, यानी कि ग्रीक के राइटर्स को बहुत ज़्यादा वर्ल्ड का एक पावरफुल राइटर माना जाता था। तो उन्हीं की जैसे अगर हम बात करें एरिस्टोटल की जो बुक है पॉलिटिक्स, मैकियावेली की जो बुक है प्रिंस, तो ये वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट या एक मानी जानी किताबें थी। उन्हीं में कौटिल्य की अर्थशास्त्र का भी एक नाम आता था, ये भी इतनी पावरफुल थी, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रजत रंगिनी, रजत रंगिनी क्या है? रजत रंगिनी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी कल्हान के द्वारा। कब लिखी गई है? 12 सेंचुरी एडी में। अब रजत रंगिनी जो है वो किसके बारे में बताती है? तो जो कश्मीर के जो राजा थे उनके बारे में ये बात करती है रजत रंगिनी, और ये एक इकलौती बुक है जो कि और सबसे पहली बुक है जो कश्मीर के बारे में ये बात करती है, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि रजत रंगिनी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कल्हान के द्वारा लिखी गई थी। ये जो बुक्स है ना यहाँ पर आपको अलग याद से याद करने की ज़रूरत नहीं है और क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट पूछे जाते हैं इन बुक्स से, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करें प्रबंधन चिंतामणि, यानी कि ये लिखिए मृत्युंजय, सही है? ये किसके बारे में बताती है? तो गुजरात की हिस्ट्री के बारे में, गुजरात का कैसा इतिहास है उस पर ये किताब लिखी गई है प्रबंधन चिंतामणि, और किसके द्वारा? मृत्युंजय के द्वारा लिखी गई है, ठीक है? नेक्स्ट है काजी जो इस्माइल हैं और काजी ऑफ अलोर है, इनको मोहम्मद बिन कासिम ने अपॉइंट किया था कि जो इंडिया है, ठीक है? इंडिया को एक एक्सप्लोर करें और उस पर एक किताब लिखें। तब इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम है तारीख ए हिंद व सिंध, तारीख ए सिंध व हिंद, यानी कि हिस्ट्री ऑफ सिंध और हिंद दोनों की। और ये किस भाषा में लिखी गई थी? अरेबिक लैंग्वेज में, यानी कि अरेबिक भाषा में इसको लिखा गया था पहले, ठीक है? बाद में है इसी बुक को दूसरा एक नाम दिया गया था टाइटल चचनामा, और चचनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अली बिन हामिद कूफी। तो आपको याद रखना है कि चचनामा जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो अली बिन हामिद कूफी के द्वारा लिखी गई है, और ये किस पर लिखी गई है? वो इंडिया पर लिखी गई है, ठीक है? कुछ और टेक्स्ट की बात करें जैसे पढ़नी, पढ़नी की बुक है एक अष्ट अध्याय, अष्ट अध्याय, और ये क्या है? ग्रामर की बुक है, ठीक है? और ये मॉडर्न पीरियड के बारे में बताती है। नेक्स्ट है पतंजलि की बुक है महाभाष्य, ठीक है? जो कि किसकी है? और ये एक पढ़ने की जो बुक थी जो अष्ट अध्याय वाली, उसी पर एक कमेंटेड है, इनसे मिलती जुलती ये किताब है महाभाष्य। कालिदास के द्वारा एक ड्रामा लिखा गया था मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र एक ड्रामा बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है? और ये उस समय की जो शुंगा डायनेस्टी थी पुष्पमित्र शुंगा, उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है? नेक्स्ट है विशाखा दत्त की जो बुक है वो है मुद्र रक्षा, तो मुद्र रक्षा किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। ये भी एक ड्रामा बुक है, ठीक है? जो चंद्रगुप्त मौर्य है और उसका जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि चाणक्य है उसके बारे में ये बात करती है मुद्र रक्षा। तो अब तक हमने जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट और बुक हैं उनको इसमें कवर किया है, ठीक है? और भी हम बात करें जैसे बनावट है, ठीक है? इन्होंने हर्षचरित लिखी, यानी हर्ष जो था हर्षवर्धन था उसके जीवन पर एक बुक लिखी है जिसका टाइटल था हर्षचरित, और किसी और लिखी गई थी? बनावट के द्वारा, ठीक है? अच्छा इस जो हर्षचरित है इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं, ठीक है? और उन चैप्टर को कहा जाता है उच्चवास, यानी कि उच्चवास जो है उसको कहा जाता है। तो 3 चैप्टर तो उन्होंने बनावट ने खुद अपने ऊपर लिखे हैं, ठीक है? अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और 5 चैप्टर जो हैं वो हर्षवर्धन की लाइफ के बारे में बताते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम आगे देखें, ये है चंद्रवरदाई जो है कोर्ट पोएट एंड फ्रेंड ऑफ पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वी थर्ड, यानी पृथ्वीराज तृतीय के ही एक राज्य कवि थे और उनके दोस्त थे कौन? चंद्रवरदाई।
नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासू जो है इनका पहला एपिक था हिंदी भाषा में, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई के द्वारा ही एक पहला जो एक नाटक लिखा गया था, एपिक ग्रंथ है, वो है पृथ्वीराज रासू, ठीक है। जो किसके बारे में बात करता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज जो थर्ड था उसके बीच में जो वॉर हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बारे में बात करता है। और पृथ्वीराज थर्ड जो था उनकी लाइफ के बारे में भी ये पृथ्वीराज जो रासू है इसमें बताया गया है, ठीक है। नीचे हम बात करते हैं कोर्ट पोएट एंड देयर पैट्रॉन सिंह, यानी कौन कौन से राजा और उनके दरबार में जो कवि हुआ करते थे वो। तो जो वनभट्ट थे, वनाभट्ट किसके थे? हर्षवर्धन जो रूलर था उसके कोर्ट पोएट थे। पदम पदमगुप्त परिमल जो थे वो किसके थे? वक्त पातिमुंज के। हेमचंद्र किसके थे? कुमारपाल के। जयसिंह सूरी कुमारपाल। और आनंद भट्ट किसी थे? वल्लभ सेन के। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज थर्ड के जो राज्य कवि थे। जयचंद जो है वो किसके थे? हमीर देव के। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है याद करने, और सब नहीं याद करने जो मैंने हाईलाइट किए, क्योंकि जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सही है, ज्यादातर यही पूछे गए हैं। तो हमें अच्छा ये लूसेंट भी है। लूसेंट एक फैक्ट बुक है, तो इसको याद करना बाकी में बहुत ज्यादा टिपिकल काम है। तो केवल हमें वही पॉइंट्स याद करने हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब कुछ फॉरिजनर्स राइटर्स की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें सेलिक्स, ये एक ग्रीक का राइटर था जिसने इंडिया के ऊपर भी लिखी है, ठीक है। और पहला राइटर है जिसने इंडिया के बारे में लिखा है। हेरोडोटस, इसको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का जनक। ये कभी भी भारत नहीं आया था, कभी भी इसने इंडिया को विजिट ही नहीं किया था, लेकिन इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उस समय की राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में इसने अपनी जो बुक्स में लिखा है। नेक्स्ट है जैसे नियार्कस। नियार्कस भी क्या है? इसको अलेक्जेंडर ने भेजा था ताकि इंडिया और जो पर्शियन गल्फ है, ठीक है, कोस्टल एरिया है, उसको डिस्कवर करने के लिए, तो ये भी भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में आते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी हमें डेट याद रखनी 350 बीसी में। ये सेल्यूकस जो निकेटर था, ग्रीक यानी पर्शिया का जो राजा था ईरान का, उसने इसे भेजा था। और ये जो आया था वो किसके कोर्ट में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य, उसी के दरबार में मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था इंडिका। तो इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है, ठीक है। अच्छा ये जो इंडिका बुक है, देखो नाम से पता लग रही है इंडिका, यानी कि इंडिया पर लिखी गई हुई एक बुक है ये। अब ये जो बुक जो है वो किसके बारे में बताती है? तो ये बताती है कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल फीचर है, ठीक है, इंडिया की जो लैंड कैसी है, ठीक है। और पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य की जो कैपिटल थी उसके बारे में बताती है। अच्छा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज वो है कि जब मेगास्थनीज ने ये बुक लिखी थी इंडिका, तो उसने इसमें बताया था कि भारत में जो सिलेवरी सिस्टम है वो पूरी तरीके से क्या है? खत्म हो चुका है, यानी कि भारत में जो गुलामी होती है वो नहीं होती है किसी तरीके की। लेकिन इसने जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में बताया कि 7 कास्टें जो उस समय पर थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में इंडिका जो बुक है उसमें लिखा गया है। अब आता है इसमें डिमेचस। डिमेचस जो है ग्रीक का ही एम्बेसडर था, जो एंटिचस फर्स्ट ने यानी कि जो सीरिया का जो रूलर था उसने इसे इंडिया भेजा था, ठीक है। तो ये किसके समय पर आया था? तो बिंदुसार है जो है उसके कोर्ट में आया था, ठीक है। यानी कि जो मॉडर्न रूलर का दूसरा जो शासक था बिंदुसार, उसके कोर्ट में आया था डिमेचस। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो मैंने इस पे लिख रखा, ठीक है। तो और इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये है स्ट्रैबो, स्ट्रैबो की किताब है ज्योग्राफी है, ठीक है। ये भी इंडिया की जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट एक बुक है जिसका नाम है पेरिपेलस ऑफ द इरिथियन सी, यानी पेरिपेलस मेरियस इरेथिया, यानी सेलिंग अराउंड द रेड सी, रेड सी के आसपास में यात्रा करना। इसके जो राइटर हैं उसके बारे में कोई पता नहीं चल पाया है, कौन राइटर है, अननोन राइटर है। लेकिन ये जो बुक है बुक इसके बारे में बताती है रेड सी के बारे में। नेक्स्ट है कॉस्मोस, ग्रीक मर्चेंट हु टर्न लेटर अ बुद्धिस्ट monk। कॉस्मोस, इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट, यानी कि इन्होंने एक किताब लिखी है कॉस्मोस, उसका नाम है क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स। इसमें इन्होंने जानकारी दी है कि इंडिया और श्रीलंका का उस समय जो ट्रेड होता था, ठीक है, और जो वेस्टर्न सी थी उन पर जो सिचुएट जितने भी कंट्रीज हैं उनके बीच में जो जैसे लेन देन होता था, ट्रेड होता था, उसके बारे में इस बुक में कॉस्मोस ने लिखा है। अब कुछ रोमन के भी जो राइटर्स हैं जैसे पिलनी है, पिलनी ने एक बुक लिखी जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री या नेचुरस हिस्टोरिका।
पिटोलमी है, एक रोमन ज्योग्राफर हैं, ठीक है? इन्होंने बताया कि इंडिया और रोम के बीच में उस समय पर जो ट्रेड था उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो ये कुछ राइटर्स हैं और इनके द्वारा लिखी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो अक्सर जो एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछी जाती हैं। अब कुछ चाइनीज़ रूलर जो कि आए थे हमारे इंडिया में, इन्होंने विज़िट किया था, ठीक है? अलग-अलग रूलर्स के समय पर आए थे। जैसे अगर हम बात करें तो पहला ही है सुमा चैन, ठीक है? सुमा चैन ये इसकी एक अपनी बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका मेमोरीज़। अच्छा, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा गया तो हम ज़्यादा याद नहीं करेंगे। लेकिन फाहियान जो है वो इम्पोर्टेंट है और वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम्स में इसमें पूछा जाता था। ये भारत आया था 399 एडी में और किसके समय पर आया था? तो गुप्ता के जो रूलर थे, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जो थे उसके समय पर ये भारत आया था और ये लगभग 15-16 साल करीब भारत में रुका था, ठीक है? और जो भी इसने यहाँ पर देखा था और ये बताया जाता है कि इंडिया में जो बिना पिता का है, जो अभी हमने पढ़ी थी कि बुद्धिस्ट की जो त्रिपिटका है, उसमें बिना पिताका में जो भी देखा था, उसको पूरी तरीके से कॉपी करा था। फिर उसने एक किताब लिखी थी, ठीक है? नेक्स्ट आता है हुआनसांग। हुआनसांग जो इंडिया आया था 629 एडी में आया था और हर्षवर्धन के समय पर आया था, यानी वर्धन डायनेस्टी के जो शासक था हर्षवर्धन, उसके समय पर हुआनसांग जो है वो इंडिया आया था। अच्छा, ये जो हुआनसांग था वो लगभग 2 साल करीब इसने नालंदा जो महावीर यूनिवर्सिटी है बिहार में, इसमें इसने अध्ययन वगैरह यहाँ पढ़ाई वगैरह की थी और इसको एक नाम से जाना जाता है किंग और प्रिंस ऑफ द पिलग्रिम्स, यानी कि पिलग्रिम्स का एक प्रिंस। इसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। नेक्स्ट आता है ई शिंग। ई शिंग जो है वो इंडिया आए थे सी रूट के माध्यम से, ठीक है? सुमात्रा के माध्यम से और इन्होंने नालंदा जो यूनिवर्सिटी उसमें लगभग 10 साल तक यहाँ पर अध्ययन किया है और ये श्रीगुप्त के समय पे आते हैं और श्रीगुप्त के बारे में ये बताते हैं, ठीक है? अब कुछ अरब के राइटर्स हैं। अरब के राइटर जैसे सुलेमान है। सुलेमान क्या है? एक अरब का मर्चेंट है, ठीक है? वो भी इंडिया आया था और ये किसके दरबार में आया था? अमोघवर्षा के कोर्ट में आया था, ठीक है? राष्ट्रकूट रूलर था, वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज माइटी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि हमारे यहाँ के जो रूलर्स थे, देखो हर एक रूलर हमारे यहाँ का पैसे में तो धनवान था, अपार पैसा था। तो उस पैसे देखकर ये मतलब क्या है कि उससे खुश हो गया था। राष्ट्रकूट का जो रूलर था अमोघवर्षा से सुलेमान। अल मसूदी कब आया था? 956 ईडी में और ये एक अरब ट्रेवर था, ठीक है? और ये जो आया था ज्यादातर गुर्जर जो प्रत्याहारा वाला क्षेत्र है वहां पर आया था। नेक्स्ट है अल बरूनी। अल बरूनी कब आया था? 973 के करीब में आया था, नहीं शायद 973 जन्म है, 1048 की मृत्यु डेट है। इसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद इबन अहमद अल बरूनी, ठीक है? इसको अल बरूनी के नाम से जाना जाता है, यानी उस्ताद। नेक्स्ट है 1019 ईडी में। कब आया था ये भारत? तो 1019 ईडी में ये भारत आया था मोहम्मद गजनवी के साथ में और पंजाब में यात्रा के रुका था, ठीक है? और इसको एक टाइटल दिया गया था विद्यासागर का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था किस जो है विदेशी एक नागरिक को या ट्रेवलर को या राइटर को जो नाम दिया गया वो एक उपाधि दी गई विद्यासागर की। तो आप याद रखना किसे? अलबरूनी को ये दी गई थी, ठीक है? अलबरूनी की कुछ किताब हैं जैसे तहकीक हिंद यानी इंक्वायरी इनटू द इंडिया, ये अलबरूनी ने लिखी है। दूसरी है तारीख हिंद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किताब उल हिंद, ये तीनों ही जो बुक हैं किसने लिखी है? अरेबिक लैंग्वेज में और अलबरूनी लिखी है, तो तीनों ही याद रखिए, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं इबन बतूता की। तो इबन बतूता जो भारत में आया था वो आया था 1333 में, यानी कि जो विजयनगर एम्पायर जब पूरा बढ़ चुका था तब ये यहाँ पर आया था। ही केम टू इंडिया इन द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ये भारत आया था इबन बतूता। याद रखना 1333 में। और ये जब आया था तो इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। दिल्ली का काजी यानी दिल्ली का जज जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बनाया था और उसके बाद में इसे चाइना भी भेजता है कि एम्बेसडर के तौर पर इसे चाइना भेजा था। अच्छा, इबन बतूता है इसने किताब लिखी थी रेहाला, रेहला रेहला, ठीक है? रेहला का मतलब ये है कि ट्रेवल यानी कि यात्रा। इस किताब को ये अरेबिक लैंग्वेज में और इसने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से जो देवगिरी है यानी कि दौलताबाद जो शिफ्ट की थी, ठीक है? वो की थी, उसका क्या कारण था? तो उसमें उसमें कारण जो है वो बताए हैं इस रेहला बुक में। तो ये तो अब हमारा जो बेसिक पॉइंट हुआ कि कितने फॉरेनर जो ट्रैवलर्स थे जो इंडिया आए और उनकी द्वारा जो लिखी हुई बुक्स वगैरह थी उनको हमने कवर किया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पेज नंबर 9 तक हमने लूसेंट के जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, यानी कि सभी नहीं पढ़ा हमने, जो जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हमने कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे उसमें करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे, यानी कि ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, कैसे कैसे भारत में जो है इंडियन जो आर्कियोलॉजी है उसका डेवलपमेंट हुआ है,
ठीक है। अगेन हम केवल वही चीज़ पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, पेपर के पॉइंट से ज़्यादा हमारे लिए रेलेवेंट है, ठीक है। देखो पढ़ने को तो ल्यूसेंट में बहुत कुछ है और ल्यूसेंट एक नोट्स की फॉर्म में है, इसे याद रखना जो है बहुत मुश्किल है। तो जो हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है ल्यूसेंट के हर टॉपिक को पहले ज्योग्राफी फिनिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला कौन सा है इसमें, नहीं हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद में एंशिएंट के बाद मेडिवल, फिर मॉडर्न, फिर मिसलेनियस जो डेट्स वगैरह हैं। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही कम क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं और पैड में वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी नहीं बताएगा, ठीक है। फिर अगला जो होगा वो होगा ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी को भी हम बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताओ, साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।